दोस्तों, एग्ज़ाम माइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र के टॉप 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो कवर कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। दोस्तों, ये घटना चक्र के टॉप 5000 सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम में लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए। यदि आप UPPCS, BPSC, MPPSC, UPRO, ARO, UPSSC, UPSI, BRSI आदि किसी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस लेक्चर की। साइंस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन कब करना है और कब रोक देना चाहिए तो उस रोग को बुलिमिया कहते हैं। अगला है ल्यूकेमिया, एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी? तो उसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में प्राप्त करते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? तो गिब्बन है। आइंस्टीन को वर्ष 1921 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन UPPCS के अंतर्गत कम से कम 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। हर दूसरे या तीसरे साल इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, तो इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? भारी जल, D2O। अगला क्वेश्चन है चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान ये महाकपि हैं। फिर आता है लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग प्रदान करने के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन का संचार करता है। हीमोग्लोबिन। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण प्रायः मानव गुर्दे में पथरी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होती है तो विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं और बाकी विटामिन जो होती हैं वो फैट सॉल्युबल होती हैं। जो विटामिन फैट सॉल्युबल होती है वो शरीर में भंडारित होगी और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होगी वो शरीर में भंडारित नहीं होगी। तो इस प्रकार से शरीर में भंडारित नहीं होने वाले विटामिन हो जाएंगे विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी विटामिन शरीर में भंडारित होती हैं। अगला क्वेश्चन है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? तो आपको पानी से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं किस कारण से? तो वो एमाइलेज के कारण से दाने लंबे हो जाते हैं। वसा के उपापचयी प्रक्रम से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ये 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है जो सबसे ज़्यादा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा होती है। पीनल ग्लैंड से निकलने वाले मेलाटोनिन को क्या कहते हैं? तो इसको अंधेरे का हार्मोन अथवा रात का हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या हैं? तो ये अर्धचालक पदार्थ हैं। डेंगू के बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? प्लीहा, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं।
अगला है टीबी संक्रामक रोग होता है किस कारण से, तो ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर इसके बाद देखते हैं ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना और सांस फूलना किसके लक्षण हैं, तो ये टीबी के लक्षण हैं। कलर ब्लाइंडनेस को लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिज्म बोलते हैं। यह एक एक्स लिंग सहलिंग वंशागति रोग है। यह एक प्रकार का वंशानुगत रोग है। वर्णांधता में वाहक होते हैं स्त्रियां। पास की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नज़र आती हैं। तो ये निकट दृष्टि दोष में, जिसको मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें पास की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ये उल्टा होता है एक तरह से। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की वस्तु अच्छे से नहीं दिखती हैं। अब कुछ योजनाएं और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। उसमें सबसे पहली योजना है स्वावलंबन योजना है, जिसका 2010 में प्रारंभ किया गया था। यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना थी। इसको 2015 में घोषित और फिर इसके आगे बाद 2015 से लागू अटल पेंशन योजना में इसका विलय कर दिया गया है। अगली योजना है भारत निर्माण योजना, जिसको 2005-06 में चालू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रारंभ हुआ था। इसके 6 घटक हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो भारत निर्माण योजना के 6 घटक हैं, जिसमें ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार एवं कनेक्टिविटी। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसकी अवधि 2015 से 2022 तक है। इसके बाद अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। इसको 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य। अगली योजना है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना अर्थात हृदय योजना। इसको 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है हेरिटेज शहरों के सर्वांगीण विकास करना। हृदय योजना को धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना भी बोलते हैं। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य है शहरों के बुनियादी विकास के लिए स्मार्ट शहर की अवधारणा, और सबसे ज़्यादा 13 स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। अगली योजना है डिजिटल भारत कार्यक्रम। इसको 20 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप में सशक्त और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य है आगामी 4 वर्षों में देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट की जो योजना है 2015 में आई है, डिजिटल इंडिया आपका 2014 में आया है, और स्मार्ट सिटी 2015 में आया है, हृदय योजना आपकी 2015 में है, और आवास योजना आपका 2015 में है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को है। आगे देखते हैं स्वधार योजना। स्वधार योजना 2001-2002 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को लाभ पहुंचाना। फिर इसके बाद अगली योजना है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको 2001 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। इस व्यवस्था को 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है।
अब देख लेते हैं इतिहास के प्रमुख यात्री जिन्होंने भारत विजिट किया था और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हुएन जो चीनी यात्री था। इसने CUQ नामक यात्रा विवरण लिखा और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत भ्रमण के लिए आया था। हुएन को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधि भी इनको दी गई है। तो यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि की उपाधि हुएन को दी गई है और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसकी CUQ नामक इसकी रचना है। अगला है मेगास्थनीज, ये यूनान देश का था यात्री। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के बारे में जानकारी मिलती है। अगला यात्री था फायान, यह भी एक चीनी यात्री था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला विदेशी यात्री निकोलो कांटी हैं, ये इटली का यात्री था और ये विजयनगर शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अगले यात्री हैं डायमेकस सीरिया का यात्री था जो बिंदुसार के राज्य में आया था। फिर अगले यात्री हैं डोमिंगो पायस, ये एक पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो ये निकोलस कांटी इटली का जो यात्री था, ये विजयनगर शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो वहीं डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। अगला यात्री है विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, ये दोनों इंग्लैंड के थे। ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। इसको अच्छे से देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। अब कुछ पर्यावरण से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विश्व का सबसे विशालतम एवं सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? तो समुद्री पारितंत्र है। समुद्री पारितंत्र सबसे स्थायी पारितंत्र माना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब हुआ था? तो अर्थ समिट का आयोजन 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था और उसके 5 साल बाद पृथ्वी सम्मेलन +5 का सम्मेलन 1997 में, 1992 +5 अर्थात 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सी वैश्विक कार्य योजना है? तो ये एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 का संबंध आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। फिर 17 धारणीय विकास लक्ष्य अर्थात 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका लक्ष्य 2030 तक है। इसमें 17 लक्ष्यों को उल्लेखित किया गया है। एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है धान का खेत। धान का खेत आपका एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यह एक ओपन सिस्टम होता है। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्ने नेस ने किया था। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए या धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसकी माप की इकाई क्या है? तो इसकी माप की इकाई है ग्लोबल हेक्टेयर्स। दोस्तों, डीप इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले अर्ने नेस ने प्रयोग किया था। आपको इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, डीपनेस। तो डीप इकोलॉजी का आप डीप ले लीजिए और अर्ने नेस का नेस ले लीजिए, तो इस प्रकार से बन जाएगा डीपनेस। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रीनेल से आप निकाल लीजिए ग्रीन
ग्रीन और फिर नीचे तो ग्रीन नीचे, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण है आपका प्राकृतिक आवास का विनाश। अगला है जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉटस्पॉट के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है आपका, फिर है पूर्वी हिमालय श्रृंखला है, भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड, ये 4 क्षेत्र हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सागरीय जल के सामान्य तापक्रम में वृद्धि तथा अम्लता में वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग होती है। तो दूसरा कारण हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 का दशक जैव विविधता दशक के रूप में प्रमाणित किया है। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बीडी रोजन आप याद कर सकते हैं, वाल्टर जी रोजन, तो इसको याद कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को बना लीजिए बीडी बायोडाइवर्सिटी और वाल्टर जी रोजन से ले लीजिए रोजन, तो बीडी रोजन हो जाएगा। तो आप निमोनिक्स बना सकते हैं यहाँ पे बीडी रोजन। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने किया था। याद करने की ट्रिक हो जाएगी बीडी रोजन। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक सोडियम का उपयोग समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है गिद्धों की। इसके प्रयोग के कारण गिद्धों की संख्या बहुत तेजी से गिर गई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ। तो ये पेरिस में हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं। तो इसमें आपकी जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जलवाष्प एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों अब कुछ प्रमुख संस्थान और उनकी लोकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहला है संस्थान अपना राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, ये देहरादून में है। अगला है राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान, कोलकाता में है। अगला है राष्ट्रीय बधिर संस्थान, आपका मुंबई में है। फिर है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद में है। फिर अगला संस्थान है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ में है। फिर अगला संस्थान है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये नोएडा में है। अगला संस्थान है राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, एनकैप, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर में है। दोस्तों अब देख लेते हैं हम कि विदेशी राज्यों से जुड़े हुए, विदेशी देशों से जुड़े हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे पाकिस्तान से जुड़े हुए राज्य कौन से हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से जुड़े हुए कौन कौन से राज्य हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये इधर सबसे पहले ये अफ़गानिस्तान है। यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। इधर ये म्यांमार अथवा बर्मा है। इधर ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये नेपाल है और ये चाइना है। अब शुरुआत करते हैं म्यांमार से लगे हुए कौन से भारतीय राज्य हैं। तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो 4 राज्य हमारे म्यांमार से जुड़े हुए हैं। फिर देखते हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए कौन कौन से भारतीय राज्य हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इधर
वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर इसके बाद मेघालय, यहाँ पे असम, फिर त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। भूटान से जुड़े हुए भारतीय राज्यों को देख लेते हैं। तो भूटान से पश्चिम दिशा में सिक्किम है, और फिर यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है, इधर नीचे असम है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्य भूटान से जुड़े हुए हैं। फिर देखते हैं नेपाल। तो नेपाल से सिक्किम जुड़ा हुआ है एक, फिर पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, बिहार जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, इधर उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। तो ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5। तो नेपाल से 5 राज्य जुड़े हुए हैं। फिर देख लेते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से लद्दाख जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है, पंजाब जुड़ा हुआ है, राजस्थान और गुजरात। तो 1, 2, 3, 4 और 5, पाकिस्तान से भी 5 राज्य जुड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान से देखते हैं। तो अफ़गानिस्तान से लद्दाख जुड़ा हुआ है केवल। अब चाइना को देखते हैं, चाइना से जुड़े हुए कौन से भारतीय प्रांत हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5, चाइना से भी 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं। इस प्रकार से अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख प्रदूषक और उनसे होने वाले रोग। तो सबसे पहले देखते हैं पारा के कारण मिनीमाता रोग हो जाता है। फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड के कारण नौकनी संलक्षण रोग हो जाता है। सीसा है, तो सीसा के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान होता है। फिर इसके बाद नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। फिर इसके बाद है एस्बेस्टास, इसके कारण से फेफड़े का कैंसर होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मिलान के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन देखे, फिर इसके बाद हमने कुछ योजनाओं से जुड़े हुए तथ्यों को देखा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और फिर इसके बाद हमने देखा है प्रमुख यात्री और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य, पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फिर भारतीय राज्यों से बनाने वाली सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और प्रमुख प्रदूषक और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, और इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख संस्थान और उनकी लोकेशंस को देखा है। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।